नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार पश्चिम बंगाल दौरा। बिहार में पीएम 13,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को देंगे सौगात और पश्चिम बंगाल में 3 नई मेट्रो रेल का भी उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र के पालघर में दवा फार्मा कंपनी में गैस रिसाव, 4 कर्मियों के दम घुटने से मौत, 2 की हालत गंभीर। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और डॉग्स को शेल्टर होम भेजने का आदेश। कोर्ट ने 7 दिन पहले फैसला सुरक्षित रखा था। दिल्ली सीएम पर हमले के बाद पुलिस कमिश्नर हटाए गए। आप बोली पुलिस सीसीटीवी फुटेज छिपा रही। असम में 18 उम्र से ज्यादा वालों का नया आधार कार्ड बनाने पर रोक। सीएम हेमंत ने कहा अवैध प्रवासियों को नागरिकता से रोकने के लिए फैसला लिया। जम्मू में अब आतंक विरोधी अभियान की कमान सेना की जगह सीआरपीएफ को मिली। केंद्र ने 3 बटालियन भेजी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और दिल्ली से आ रही है खबर। दिल्ली से बता देते हैं, संसद भवन की सुरक्षा में सेंध, दीवार फांद कर गरुड़ द्वार तक पहुंचा शख्स। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दीवार फांद कर गरुड़ द्वार तक एक व्यक्ति पहुंचा, सुरक्षा बलों ने उसे पकड़ा है। पूछताछ फिलहाल जारी है। वहीं सुबह 6:30 बजे का मामला बताया जा रहा है। रेल भवन की तरफ से संसद में कूदा था शख्स, फिलहाल उसको पकड़ा गया है। तो ये दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं। संसद भवन की सुरक्षा में एक बड़ी सेंध देखी जा सकती है। दीवार फांदकर गरुड़ द्वार तक एक व्यक्ति पहुंचा, फिलहाल उसे पकड़ लिया गया है। पूछताछ की जा रही है, कौन है ये व्यक्ति और वहां पर क्या करने के लिए गया था, किस मंशा के साथ गया था। सुबह 6:30 बजे का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर जब गरुड़ द्वार तक एक व्यक्ति पहुंचा था, दीवार को फांदकर पहुंचा था। ये बड़ी बात है। और साथ ही साथ ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, सुरक्षा बलों ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है, पूछताछ कर रही है। तो दिल्ली से खबर, संसद भवन की सुरक्षा में एक बड़ा सेंध और बड़ी लापरवाही देखी जा सकती है। दीवार फांद करके गरुड़ द्वार तक एक व्यक्ति पहुंचा। कौन था ये शख्स जो दीवार फांद कर पहुंचा गरुड़ द्वार तक? फिलहाल सुरक्षा बलों ने उसे पकड़ लिया है। सिक्योरिटी में तैनात जो कर्मी थे उसने पकड़ लिया है। और इस व्यक्ति को, दिल्ली से ये खबर, संसद भवन की सुरक्षा में सेंध मारी देखी गई। और वहीं गोगामेडी मेले में बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए सीडब्ल्यूसी मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने सघन निरीक्षण किया। और इस दौरान गोगाजी मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में कुल 8 बच्चों को बाल श्रम और भिक्षावृत्ति करते हुए दस्तयाब किया गया। बच्चों को उनके माता पिता को बुलाकर समझाइश दी गई और भविष्य में ऐसा न करने की सख्त हिदायत भी दी गई। निरीक्षण के दौरान अन्य राज्यों से आए कुछ बच्चे शिव पार्वती के रूप में भिक्षा मांगते और काम करते मिले। उत्तर प्रदेश से आए 2 बच्चे तिलक लगा करके भिक्षावृत्ति कर रहे थे, जिनके परिजनों को वापस भेजते हुए बाल श्रम न करवाने की सख्त चेतावनी दी है। जितेंद्र गोयल ने मेले में श्रद्धालुओं और दुकानदारों को बच्चों को नगद भिक्षा न देने और बाल श्रम न करवाने के लिए भी जागरूक किया है। बच्चे पे को नहीं लगता यहाँ पे क्या उनके घर वाले
जी। आज गोगामेडी मेला जो गोगा पीर का एक माह चलता है, उसका आज बाल श्रम और भिक्षावृत्ति रोकथाम को लेकर CWC द्वारा मैं पुलिस और RSC जवानों के साथ निरीक्षण किया गया, जिसमें गोगामेडी पुलिस साथ रही और आज 8 बच्चों को बाल श्रम और भिक्षावृत्ति करते हुए दस्तयाब कर समझाइश कर उनके परिजनों को सौंपा गया। और जो बच्चे कोई शिव भगवान बना हुआ था, कोई माता के रूप में भिक्षावृत्ति कर रहे थे, वो बच्चे उनके माता पिता को पाउंड करते हुए शीघ्र गोगामेडी मेला छोड़ के अपने राज्य लौटने के लिए पाउंड किया गया है। और मैं समझता हूँ कि पूर्व में जो सैकड़ों बच्चे होते थे, ऐसा बहुत अंकुश लगा है हमारा पुलिस प्रशासन और CWC द्वारा जो लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर सभी जागरूक हो जाएं तो मैं ये भिक्षावृत्ति और बाल श्रम पे रोक लगेगी। और श्रद्धालुओं को स्पेशल ये कहा गया है कि कहीं भी आप मेला हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, बच्चों को, छोटे बच्चों को नगद में भिक्षा न दें। अगर आप इतना जागरूक हो जाओगे तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे राज्य में नहीं, पूरे देश में बाल भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगेगा और बच्चों का बचपन बच पाएगा और बच्चे शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे। और खबर अंबाला से आपको बता देते हैं, जहां पर कांग्रेस द्वारा देश भर में वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा निकालने और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कहा कि राहुल गांधी का कार्यशैली हमेशा से ही विवादों में रही है और वे सेना, ईडी, केंद्र सरकार और अब चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर खुद को निराश और हताश दिखाकर वोट मांग रहे हैं। लेकिन जनता अब जागरूक हो गई है और उन्हें वोट नहीं देगी। राहुल गांधी द्वारा पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर टिप्पणी करने पर गोयल ने कहा कि उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि उपराष्ट्रपति ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है और नया उपराष्ट्रपति संवैधानिक तरीके से चुना जा रहा है। उन्होंने राहुल गांधी को अपने संगठन की जिम्मेदारी संभालने की सलाह दी। जेल से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाले विधेयक को लेकर असीम गोयल ने कहा कि यह निर्णय जनता के हित में है। कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को अदालत से सफाई मिलनी चाहिए, जेल की सजा मिलने पर पद से हट जाना चाहिए। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर कथित हमले को लेकर आम आदमी पार्टी के एक विधायक के बयान पर गोयल ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं और लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए और इस हमले की जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस का वर्किंग स्टाइल समझिए, जब लोगों के पास कोई आइडियोलॉजी उनको देने के लिए नहीं रहती। आप कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने सबसे पहले सेना के ऊपर सवाल उठाए कि सेना ने जो कार्रवाई की है, चाहे युद्ध के अंदर की है, कहीं की है। फिर उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के ऊपर सवाल उठाए। उसके बाद उन्होंने ईडी को, उसके बाद केंद्र की सरकार तो चलो उनके निशाने पे रहेगी। और अब जो है सीधा सीधा चुनाव आयोग, यानी कोई भी ऐसा केंद्रीय और जिन संस्थाओं में सबका, आम व्यक्ति का सीधा सीधा विश्वास जुड़ा हुआ है, सबको डिफेम करके और एक सहानुभूति बटोरना, राहुल गांधी जी की केवल ये मंशा है कि चुनावों में मैं बिल्कुल हताश, निराश तरीके का होकर दीनहीन अवस्था में वोटर के पास जाऊं और वोटर जो है मेरी उस सहानुभूति में आके मुझे वोट कर देगा। लेकिन आज का वोटर बहुत ज्यादा। और अंबाला के शाहजहादपुर इलाके में 13 अगस्त की रात उत्तराखंड के युवक साहिल बिस्ट की चाकू मार करके हत्या के मामले में CIA ने एक टीम 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और घटना के तुरंत बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से फोन पर बात कर मामले की गंभीरता जताई थी। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। 30 वर्षीय साहिल बिस्ट टिहरी गढ़वाल का निवासी था और शाहजहादपुर में एक ढाबे पर तंदूर का काम करता था।
13 अगस्त की रात काम खत्म कर जब वह अपने कमरे में जा रहा था तभी 4 बदमाशों ने उसे रोक लिया। आरोपियों ने लूटपाट की कोशिश करने लगे और पैसे और मोबाइल फ़ोन के लिए उसे चाकू से मार दिया। साहिल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां उसे पीजीआई रेफर किया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। सीआईए एक टीम ने पहले 2 आरोपियों सागर राणा और विकास उर्फ गामा को गिरफ्तार कर 5 दिन के रिमांड पर लिया है। पूछताछ के दौरान तीसरे आरोपी राहुल का भी पता चला और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों ने हत्या के दौरान साहिल को चाकू मारने की बात स्वीकार की है। फिलहाल आरोपियों से गहनता से पूछताछ जारी है ताकि मामले के सभी पहलुओं का पता लगाया जा सके। हरियाणा पुलिस के इस त्वरित कार्रवाई से हत्या के मामले में न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। और खबर पंचकूला से, जहां हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए आईटी पार्क पंचकूला में संचालित 3 फर्जी कॉल सेंटरों पर छापेमारी की है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर के निर्देश पर पंचकूला पुलिस और साइबर हरियाणा की संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर 85 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिनमें से कॉल सेंटर मालिक और कर्मचारी शामिल हैं। ये कॉल सेंटर अमेरिका और यूरोप के नागरिकों को धोखा देकर मोटी रकम ऐंठते थे। डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक मनप्रीत सूदन के नेतृत्व में 3 टीमों ने कार्रवाई की। प्रारंभिक जांच में लगभग 10 मुख्य आरोपी चिन्हित किए गए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में सामने आया है कि आरोपी स्वयं को सेवा प्रदाता बताकर फर्जी योजनाओं के नाम पर लोगों को ठगते थे। पीड़ितों से बैंकिंग जानकारी लेकर के बिटकॉइन और हवाला नेटवर्क के जरिए पैसों की वसूली की जाती थी। तीनों कॉल सेंटरों से कुल 147 लैपटॉप, 140 मोबाइल फोन और 21 सीपीयू और 12 लाख से अधिक नकदी बरामद की गई। पुलिस को संदेह है कि इस नेटवर्क की जड़ें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैली हुई हैं। हरियाणा पुलिस ने नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी साइबर धोखाधड़ी की जानकारी 1930 हेल्पलाइन नंबर पर साझा करने की सलाह दी है। और इसी के साथ ही साथ डीजीपी ने अभियान की सफलता पर टीम को बधाई दी और कहा कि साइबर अपराध के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा। करनाल के नीलोखेड़ी शहर में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और आरएएफ की टुकड़ी A194 ने एक बड़ा फ्लैग मार्च निकाला। इस मार्च में थाना बुटाना पुलिस बल, नीलोखेड़ी चौकी पुलिस और आरएएफ की टुकड़ी A194 के जवानों ने हिस्सा लिया और मार्च की शुरुआत गोल मार्केट से शुरू हुई और पूरे शहर में निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल और पुलिस वाहन मौजूद रहे, जिससे कि शहर में एक मजबूत सुरक्षा कवच महसूस किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान असिस्टेंट कमांडेंट सतीश कुमार ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य शहर में शांति बनाए रखना है, कानून व्यवस्था में जनता का विश्वास कायम करना और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस तक पहुंचाना है। साथ ही शरारती तत्वों पर कड़ी नकेल कसने का भी संदेश दिया गया। ये मार्च आम जनता को भय मुक्त वातावरण प्रदान करने और उनके मन में सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने के लिए आयोजित किया गया था।
इस आयोजन के माध्यम से शांति भंग करने वाले आपराधिक और असामाजिक तत्वों को चेतावनी भी दी गई। वे अपने कृत्यों को छोड़ दें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पटियाला से है खबर। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है और पटियाला में बीजेपी के जागरूकता कैंप को पुलिस ने रोका और पंजाब सरकार पर बीजेपी का आरोप सरेआम बदमाशी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में तनाव देखा जा रहा है। कैंप लगाने को लेकर के विवाद शुरू हुआ था। होगी गल मेनू कॉल आ गई सब तुसी कीता मेनू कॉल आ गई मैंने निकलना नहीं इथों नहीं तो फिर ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ नहीं किसी ਨੂੰ नहीं होण देंगे जी ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ नहीं ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫੜਿਆ। प्लीज ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਨੋ ਨੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਦਮ ਆਊਟ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਭੇਜਦਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਚੱਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਆਈ ਵਾਂਟ ਦਮ ਆਊਟ ਫਰਮ ਹਿਅਰ ਬਿਲਕੁਲ I will not get up, then we will also create a problem over here. They have to be thrown out. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਬੜ ਕਰ ਲੈਣਾ। Then you will have a law and order problem. There are 3 of them who are they can do my Murdabad, they can do what they like. I don't care. We have not answered them. They allowed them to come right up to our face and do it. Now they are not even bothering to send them away. You please tell the DSP, I've told him. I was going to leave, I've sat down again. I had told everybody कि आराम नाल तुसी घरां च जाओ, लड़ना नहीं, चुप करके बैठो। ते जे जान गए नहीं तो इन्होंने माहौल खराब कर देना है। इन्हां नूं चक के गड्डी च बिठा के दूर लैके जान के इत्थे नेड़े, they are not belonging to this village. नछेड़े जे आ गए ने आप दे, I'm not leaving till they leave. नवनियुक्त बीपीएससी से नियुक्त विद्यालय शिक्षकों ने वेतन भुगतान में हो रही देरी पर गहरी नाराजगी जाहिर की है और वहीं पर बुधवार की शाम 5 बजे दर्जनों की संख्या में जिला शिक्षा कार्यालय पहुंचे शिक्षकों ने HRMS ऑन बोर्डिंग का कार्य संपन्न कर अतिशीघ्र भुगतान करने की मांग को लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी के मांग पत्र सौंपा और शिक्षकों ने बताया कि उनका योगदान 15 मई 2025 से सुपौल जिले के विभिन्न प्रखंडों के सरकारी विद्यालयों में हो चुका है और इसके बावजूद 3 महीने से अधिक समय बीत जाने पर भी अब तक अधिकांश शिक्षकों का HRMS ऑन बोर्डिंग पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वेतन भुगतान अटका हुआ है। शिक्षकों का कहना है कि वे लगातार विद्यालयों में अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन समय पर वेतन न मिलने के कारण उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांग की कि जल्द से जल्द HRMS ऑन बोर्डिंग की
प्रक्रिया पूरी कराकर उनका वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी समस्या का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। सर, हम सभी की ज्वाइनिंग लगभग सभी शिक्षकों ने अपना योगदान 15 मई सन 2025 को दिया है और सर विगत पिछले 3 महीनों से हम लोगों का वेतन और कुछ लोगों का HRMS वगैरह भी नहीं बन रहा है। तो सर DO सर से यही आग्रह है कि हम लोगों का भुगतान जल्दी से जल्दी करने की कृपा करें। विभागीय आश्वासन क्या मिल रहा है आप लोगों को? सर विभागीय आश्वासन यही है कि कुछ लोग 1-2 समूह में अभी तक हम लोग नहीं आए थे, 1-2 लोग आते थे तो उन लोगों को यही आश्वासन दिया जा रहा था कि पटना से उनका डेटा नहीं आ रहा है और जिन लोगों का आ रहा है उनका भुगतान हो रहा है, लेकिन सर ऐसा प्रतीत नहीं होता है। सर हम लोग विगत 3 महीनों से ऊपर शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। अभी तक हम लोग को न वेतन हुआ न HRMS बोर्डिंग हुआ। इतने सभी शिक्षक लगभग 750-800 शिक्षकों का अभी कुछ नहीं हुआ है और मतलब शिक्षा पदाधिकारी जो भी हैं बैठे हैं हाथ रख के, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। बस हम लोग से मेहनत करवाया जा रहा है, ना कि कुछ उसकी मजदूरी अगर कहा जाए कि मजदूरी भी नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग काफ़ी दूर दूर से दूसरे स्टेट से आए हुए हैं और यहाँ पे हर चीज़ रूम लेकर रहना, किराया भाड़ा देना, राशन खरीदना, हर काम मतलब पैसे से ही होना है और 3 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ वेतन का। और भागलपुर नवगछिया पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 2 महिला समेत 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इनके पास से 2 किलो से अधिक ब्राउन शुगर बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 3 से 3.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए नवगछिया SP प्रेरणा कुमार ने बताया कि 18 अगस्त को बिरहपुर थाना की पुलिस टीम ने XUV 300 वाहन को रोककर जांच की तलाशी की दौरान वाहन से 2098.41 ग्राम ब्राउन शुगर, 3 मोबाइल फोन और एक XUV 300 कार बरामद की गई है। गिरफ्तार तस्करों में गौतम राय, संजना राय और एक अन्य महिला शामिल है। देखिए 18 अगस्त 2025 को बीपुर थाना को सूचना मिली कि अवध असम ट्रेन से 2 संदिग्ध महिलाएं आ रही हैं बीपुर रेलवे स्टेशन पर उतरकर और एक लोकल गाड़ी XUV 300 से नवगछिया की ओर जा रही हैं। तो उक्त सूचना पर तुरंत ही बीपुर थानाध्यक्ष के द्वारा वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया और तुरंत ही घेराबंदी करके बिहार पावर सब स्टेशन के सामने वाहन जांच चालू किया गया। वाहन जांच के क्रम में जो ये XUV 300 गाड़ी थी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR10 AC 9025 है, इसको रोका गया और इसकी तलाशी ली गई। तो इसमें तलाशी के क्रम में एक महिला जिसका नाम है मंगला गुरुंग उर्फ मंगला राय, जो मणिपुर की रहने वाली हैं, इनके पास से काले रंग के प्लास्टिक बैग में 2 पैकेट जिसमें कुल 1056.64 ग्राम का पैकेट मिला। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और इसी क्रम में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने मदरसा शिक्षकों ने हंगामा कर दिया। मदरसा शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांगे रखी और उनके सामने पर्चे भी लहराए। ये घटना दर्शाती है कि शिक्षक अपनी समस्याओं को लेकर चिंतित हैं और वे चाहते हैं कि चुनाव से पहले उनकी मांगे पूरी हो जाएं। इसी तरह प्रदर्शन अक्सर चुनाव से पहले देखने को मिलते हैं, जब विभिन्न समूह अपनी आवाज़ को सरकार और नेताओं तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
गया जी जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के भदैहा देवी मंदिर में 4 दीवारी निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने में शामिल 3 उपद्रवी सुमित कुमार, मनोज कुमार दोनों के पिता इंद्रदेव पासवान, कौशल कुमार पिता कृष्णा पासवान और ग्राम भदैहा के रहने वाला है। सुमित कुमार, मनोज कुमार दोनों भाइयों ने 8 माह पूर्व देवी मंदिर में बट के वृक्ष को चोरी से काट दिया गया था और ढला हुआ पाइलीग छड़ काट कर छड़ को बेच दिया था। 19 अगस्त को पुनः दूसरी बार पाइलीग छड़ काट कर घटना को अंजाम दिया और मंदिर कमेटी के सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो उपद्रवियों ने समाज के ग्रामीणों पर मारपीट का आरोप लगाया, वहीं पत्थरबाजी भी की गई। उपद्रवियों ने छड़ को टेंशन आरी से काटते हुए वीडियो स्पष्ट किया है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौके पर बाराचट्टी पुलिस और 112 भी पहुंची और मामले को लेकर के तहकीकात भी किया है। गांव का जो देवी स्थान मंदिर है, यहाँ पर सारे समूह के आदमी, हम लोग हिंदू लोग मिल करके इसका बाउंड्री करने के लिए फाइलिंग वगैरह किए थे, जबकि जिसका बगल में ज़मीन पड़ता है वो अपने राजी खुशी से नापी के समय रह करके भी और फाइलिंग करवाया था। आज सारे के सारे फाइलिंग को काट दिया है और लड़ने के लिए, मारने के लिए तैयार है। फाइलिंग कौन काटा है? हाँ, फाइलिंग काटने वाला का नाम क्या है? फाइलिंग काटने वाला का नाम है कृष्ण पासवान पिता चूई पासवान और कारू पासवान पिता इंद्रदेव पासवान। और खबर रोहतास से, जहां नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा दिनारा के महावीर मंदिर में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि निष्ठापूर्वक विकास एवं जन कल्याणकारी कार्य करते हुए लगातार चौथी बार फिर राजग सत्ता पर काबिज होगा और एक जमाने में बिजली नहीं आती थी जबकि अब बिजली जाती नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर देश के विकास में बाधाएं खड़ी करने का आरोप लगाया। विशेष मतदाता पुनरीक्षण पर कि इस देश का नागरिक ही भारत देश में होने वाले मतदान में मताधिकार का इस्तेमाल करेगा। आरोप लगाया कि दिनारा के विकास को लेकर के क्षेत्रीय विधायक ने कभी संपर्क नहीं किया। दिनारा नगर पंचायत में आए हुए तमाम मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज नगर का हम लोग बहुत रिक्वेस्ट के बाद बुलाए ताकि दिनारा नवगठित नगर क्षेत्र है, मंत्री जी के आने से हो सकता है कि इस नगर पर का कुछ दिनारा में 1.5 करोड़ की सौगात नगर पंचायत ने किया है और अन्य कई योजना का प्रस्ताव आया है जो आने वालों में नगर पंचायत को दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर नगर पंचायत में मूलभूत अवलोकन किया जा रहा है। नागरिक सुविधा से हर नगर पंचायत को पूरा जाएगा, इस प्रकार का संकल्प हम लोग का। दिनारा बड़ी साहब स्कूल की जो बच्चे वो विषय आ गया है, उस पर हम विचार करें। और वहीं खबर आपको बताने जा रहे हैं बक्सर से। बक्सर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बुधनपुरवा इलाके से 3 नाबालिगों को अवैध हथियारों और कारतूस के साथ पकड़ा है और इस बात की जानकारी पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने
एक प्रेस वार्ता के दौरान दी है। पूछताछ के दौरान नाबालिग ने बताया कि पिस्तौल और 6 कारतूस उसके मृत भाई राजा रजक के थे और बाकी के 8 कारतूस उसे सोहनी पट्टी के 2 अन्य नाबालिगों से मिले थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सोहनी पट्टी से उन दोनों नाबालिगों को भी पकड़ लिया है। पुलिस ने इन तीनों नाबालिगों के खिलाफ नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया और आगे कार्रवाई की है। बरामद किए गए सामान में एक देसी पिस्तौल, 14 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन शामिल है और इस कार्रवाई में थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह और उनकी टीम का अहम योगदान रहा। नगर थाना अंतर्गत में कल दिनांक 19 अगस्त की लगभग शाम में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बुधनपुरवा एरिया में ही एक युवक है जिसके पास में हथियार है, उसके अलावा भी और जिंदा कारतूस भी है। सत्यापन करने के बाद हम लोग तुरंत एक छापामारी टीम का गठन किया गया और इसके में जो पुलिस निरीक्षक SHO जो है टाउन थाना के इन्होंने अपनी एक टीम गठित करते हुए इसमें जो है जल्दी ही जैसे ही वो आरोप बाहर आता है आरोपी और उसके अलावा भी जो भी अन्य आरोपी हैं। बिहार के रोहतास जिले में बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार का एक वीडियो चर्चा बना हुआ है। सासाराम में पत्रकारों ने उनसे शहर की समस्याओं के बारे में पूछताछ की तो मंत्री जी जवाब देने के बजाय उन पर भड़क गए। गुस्से में उन्होंने कथित तौर पर कहा कि पत्रकारों को कैमरे की जगह पिस्तौल लेकर चलना चाहिए। ये बयान कई वजहों से आपत्तिजनक माना जा रहा है। एक जिम्मेदार मंत्री को सोच समझकर बोलना चाहिए। उनका ये बयान तंत्र के मूल्यों और मर्यादाओं का उल्लंघन करता है। मंत्री का ये बयान पत्रकारों के काम और उनकी सुरक्षा पर एक भीड़ हमला है। पत्रकार समाज की समस्याओं को सामने लाने का काम करते हैं और उन्हें इस तरह की धमकी देना निंदनीय है। हालांकि हम इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन किसी भी मंत्री का इस तरह का सार्वजनिक बयान देना सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। की शुरुआत क्यों नहीं की जा रही है? मंत्री नगर परिषद से नगर निगम हो गया, तब्दील कर दिया जनता। लेके चलो फिर पिस्तौल। हाँ, ये भी कौन है आप? कौन है? शुरू से तलवार और बंदूक की बात करने वाले लोग हैं। ये कभी कलम की बात नहीं करने वाले लोग हैं और हम कलम की बात करने वाले लोग हैं। हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बाबा साहेब अम्बेडकर, ये सारे हमारे पुरखों ने कलम की बात किया। कलम से दुनिया को हम जीत सकते हैं, तलवार से नहीं जीत सकते हैं। आपके माध्यम से यहाँ जुटे हुए सभी नौजवानों से हम अपील करते हैं कि कलम उठाओ, तलवार की जरूरत नहीं है। कलम में इतना ताकत है कि पीछे बहुत तलवार घूमेगा अगर कलम हम चलाएंगे तो। और खबर जांजगीर चांपा से आपको बता देते हैं, जहां जिला चिकित्सालय सहित सभी रेगुलर डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी आज हड़ताल पर हैं। 11 सूत्री मांगों को लेकर के कर्मचारियों के आंदोलन रद्द होने से आम लोगों को खासी परेशानी हो रही है और एक तरफ बारिश के मौसम में जहां संक्रामक बीमारियों की बाढ़ सी आई हुई है, वहीं दूसरी तरफ इमरजेंसी सहित ODP सेवा बंद रहने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि पहले से तय आंदोलन के तहत स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश ले रखा था और इससे मरीजों को भगवान भरोसे रहने को मजबूर होना पड़ा। पहले से तय होने के बाद भी कई ऑपरेशन आज नहीं हो सके। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता और खुशी बात की है कि आज हमारे साथ जो कर्मचारी और ऐसे खबर ATS की कार्रवाई को लेकर के चर्चा तेज है और वहीं फफूंद थाना और SOG टीम ने तलाशी ली। छापेमारी में मिले हैं अहम दस्तावेज। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं। बायोमेट्रिक मशीन और मोहर बरामद होने की चर्चा। गौरव गौतम के लैपटॉप की हुई जांच। सूत्रों के हवाले से जानकारी।
रोहिंग्या बांग्लादेशियों को फर्जी दस्तावेज से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। जांच में जुटी है पुलिस और एटीएस। से खबर बता देते हैं, नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 अंतर जनपदीय अफीम तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों से 400 ग्राम अफीम की बरामद की। और इसी के साथ ही साथ एक खबर आपको बता रहे हैं, 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों से 400 ग्राम अफीम की बरामदगी की है। भिंड से खबर, कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने की बड़ी कार्रवाई। 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को कलेक्टर ने सीज किया। खाद का अवैध परिवहन कर रहे थे और दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली से 140 से बोरी यूरिया और 40 से बोरी एपीएस मिली है। चालक नहीं दिखा सके खाद से संबंधित दस्तावेज। भिंड ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पकड़ी गई गाड़ियां में गांव विकासखंड के ग्राम ज्ञानेंद्रपुरा का पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रयागराज से आपको खबर बताने जा रहे हैं, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई आज है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। सभी 18 वादों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। न्यायालय में ये सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट की सुनवाई पर सभी की जो नजरें हैं वो टिकी हैं। मधुर दरबारी इसी खबर पर है। मधुर, अब जो की निगाहें हैं सभी की हाईकोर्ट के सुनवाई को लेकर के टिकी हुई है। सभी 18 वादों पर आज सुनवाई होनी है। अभी तक की क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, मैं वरना बता दूं कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में आज जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर के सुनवाई हुई है और काफी देर तक सुनवाई हुई और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी हैं, चाहे हिंदू पक्ष हो और मुस्लिम पक्ष हो। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं कि 2 बजे के बाद ये सुनवाई शुरू हुई थी और ये सुनवाई अब समाप्त भी हो चुकी है। और इस सुनवाई में जो है खासतौर से निकल के आया वो हिंदू पक्षों का कुछ आपस में मतभेद निकल के सामने आ रहा है कि जो हिंदू पक्ष है वो ये चाहते हैं कि वो जो नेतृत्व है वो हर हिंदू पक्ष चाह रहा है कि इसका नेतृत्व उसको दिया जाए। जो 18 वादों पर जो सुनवाई हुई है वो हर 18 वाद को कुछ जो उसमें से ऐसे वादी हैं जो ये चाहते हैं कि उसका नेतृत्व पूरे हिंदू पक्ष का उनको दिया जाए। तो इसको लेकर के आज जो है सुनवाई हुई है और इस पर जो है 12 सितंबर की डेट जो है लगा दी गई है। बहुत शुक्रिया मधुर, पूरी जानकारी साझा करने के लिए।
लखनऊ से खबर बताने जा रहे हैं। यूपी में 5000 बंद ईंट भट्टे जल्द शुरू होंगे। 6800 भट्टे प्रदूषण नियंत्रण की मंजूरी न होने से बंद पड़े थे। योगी सरकार ईंट भट्टों को राहत देने की तैयारी में है। 2012 से पहले के भट्टों को नए नियमों के तहत राहत मिलेगी। खनन विभाग के पुराने कागजों से संचालन का अधिकार मिलेगा और जिला पंचायत जीएसटी के पुराने कागजों से अधिकार भी मिलेगा। 6800 भट्टों में से बंद 5000 भट्टों के शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। अश्विनी कुमार हमारे संवाददाता राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अश्विनी, ये एक नया फरमान और एक नई पहल फिर से देखी जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से। जो बंद पड़े ईंट भट्टे हैं अब उनको फिर से शुरू करने की जो कवायद वो देखी जा रही, क्या है कुछ जानकारी? बिल्कुल बता दें आपको कि 2 जून 2012 के पहले अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज तक 100 के लगभग में जो है ईंट भट्टे हैं वो बंद किए गए थे। बंद करने का कारण ये था कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इनकी अनुमति नहीं थी, जिसके चलते इन पर बैन लगाया गया था। लेकिन अब धीरे धीरे कर करके इन ईंट भट्टा मालिकों ने जो परमिशन है नियंत्रण बोर्ड से वो ले ली है, जिसके बाद हम सब 5000 जो ईंट भट्टे हैं उत्तर प्रदेश में फिर से शुरू होने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर देखा गया था बड़ी संख्या में ईंट भट्टों के बंद होने से कहीं ना कहीं जो घर बनाने का सपना देखते थे उनके सपने कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे थे, क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी। अगर एक साथ 5000 ईंट भट्टे शुरू होते प्रदेश में तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका फायदा हम लोगों को मिलेगा और आम लोगों को फायदा मिलेगा तो ईंटें सस्ती होंगी। निश्चित तौर पर बात करें प्रदेश सरकार अब नियमों में ढील देने की तैयारी में है। ऐसे में जो घटे जिला पंचायत है जीएसटी या खनन विभाग का 2012 से पहले कागज दिखा पाएंगे, उन्हें ईंट भट्टा संचालन का पूरा मौका दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए अश्विनी। और लखनऊ से खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक। जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाएं होंगी विकसित, बेहतरीन नगरीय अवस्थापना का मानक बनेंगी। सीएम की ओर से अच्छी बात निकल कर आ रही है सामने। नगर पालिकाओं में गौरवपथ स्मार्ट क्लासरूम भी बनेंगे। ईवी स्टेशन, डिजिटल सेवाएं विकसित होंगी। वहीं हब एंड स्पोक मॉडल से जुड़ेंगी। आधुनिक निगरानी भी मिलेगी। सभी नगरीय निकायों के अपने भवन भी होंगे। वहीं नगर निगम कर बकाये की विसंगतियों का त्वरित समाधान भी होगा। लखनऊ कानपुर रूट पर 200 इलेक्ट्रिक बसें भी बढ़ाई जाएंगी। अन्य नगरों में 650 बसें खरीदने की योजना भी है। मनीष तिवारी इसी खबर पर हमारे साथ है। मनीष, क्या है कुछ जानकारी? जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कई विभाग की को लेकर के जो है समीक्षा बैठक की और सभी विभाग के जो अधिकारी हैं वो समीक्षा बैठक में शामिल रहे और उनके द्वारा एक जो प्रपोजल बनाया गया, प्रपोजल को देखते हुए जो है मुख्यमंत्री ने उस आदेश को जो है पारित किया है, जिसमें अगर कहा जाए सबसे पहले शुरुआती दौर में जो है अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज की बात की गई है, जिसको उत्तर प्रदेश में बनाने को लेकर के है। दूसरी बात जो है परिवहन में बसों की संख्या को बढ़ाना का जो प्रपोजल मुख्यमंत्री के सामने आया था, तो वो उस प्रपोजल में जो है 200 इलेक्ट्रॉनिक बसें, 650 बसें जो है खरीदने के लिए जो है योजना बनाई गई है। और अब बाकी अन्य अगर देखा जाए जो जिला मुख्यालय की नगर पालिकाएं हैं, इनको विकसित करने को के साथ साथ बेहतरीन नागरिक अवस्थापना और साथ में ईवी स्टेशन, डिजिटल सेवाएं, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इन सभी विभागों को जो है
उनके प्रपोजल को जो है जिस प्रकार से उनके विस्तार की बात हो या बसों की विस्तार की बात हो, वो इससे समीक्षा बैठक में जो है रखा गया था, जिस पर जो है योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो है मुहर लगा दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी लखनऊ से है खबर। नगर निगम कार्यकारिणी की उपाध्यक्ष बनी है चरणजीत सिंह और कार्यकारिणी बैठक में चरणजीत गांधी को चुना गया उपाध्यक्ष पद के लिए। वही उपाध्यक्ष चरणजीत गांधी उपाध्यक्ष दूसरी बार की है पार्षद और चरणजीत गांधी के पति राजू गांधी भी 2 बार पार्षद रह चुके हैं। लखनऊ से खबर। नगर निगम कार्यकारिणी की उपाध्यक्ष बनी हैं चरणजीत गांधी और कार्यकारिणी की बैठक में चरणजीत गांधी को उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। तो दूसरी बार की है पार्षद चरणजीत गांधी और चरणजीत गांधी के पति राजू गांधी भी 2 बार पार्षद रह चुके हैं। तो नगर निगम कार्यकारिणी की उपाध्यक्ष बनी है चरणजीत गांधी। कार्यकारिणी की बैठक में उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। चरणजीत गांधी उपाध्यक्ष बनी हैं, दूसरी पार्षद भी रह चुकी हैं। कार्यकारिणी बैठक में चरणजीत गांधी को चुना गया है। अश्वनी कुमार हमारे साथ इसी खबर पर हैं। अश्वनी, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, अभी आपको उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ नगर निगम है उसमें कार्यकारिणी की बैठक अभी हाल ही में हुई थी, जिसके बाद जो सदस्य कम थे उनको पूरा किया गया था। अब उसके बाद नंबर था उपाध्यक्ष चुनने का। उपाध्यक्ष कार्यकारिणी का एक सदस्य होता है, जिसमें चरणजीत गांधी है जो 2 बार की पार्षद है, भाजपा से वासी हैं, उनको चुना गया है। क्योंकि अगर बात करें जो उपाध्यक्ष होता है कार्यकारिणी का, मेयर के बाद सबसे नंबर 2 का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है और अगर मेयर अनुपस्थित होती है तो सदन में पीठासीन भी होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण पद से आज जो है नगर निगम कार्यकारिणी जो है उसकी उपस्थिति में उपाध्यक्ष का चयन हुआ। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पहले देखा गया पिछले साल 2024 में चरणजीत गांधी ने तमाम ऐसे प्रस्ताव रखे थे जो बेहद ही महत्वपूर्ण थे और चर्चा का विषय बने, जिसमें तमाम क्षेत्र थे नाम परिवर्तन के लिए को लेकर के भी प्रस्ताव रखा था। हालांकि पिछले साल ये प्रस्ताव पास नहीं पाया था, कहीं ना कहीं रुकावट आई थी, लेकिन इस बात पूरी संभावना क्योंकि वो उपाध्यक्ष बनी है, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, उनको बदल कर जो महापुरुष लखनऊ से संबंधित है उनके नाम पर रखने का उन्होंने जो है प्रस्ताव रखा था। लेकिन पिछली बार ये काम नहीं हो पाया था, इस बार उम्मीद है कि वो ये काम संपन्न होगा। जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। रायबरेली से खबर। सियासी अधीक्षक पर छेड़छाड़ पर अभद्रता का आरोप और स्टाफ नर्स ने सियासी अधीक्षक डॉक्टर राजेश गौतम पर आरोप लगाया। रात में फोन कर कमरे में बुलाते हैं सियासी अधीक्षक। स्टाफ नर्स की ओर से ये बड़ा आरोप, रात में कमरे में बुला करके छेड़छाड़ और अभद्रता करते हैं। तो 1076 और 1090 पर पीड़िता ने शिकायत दी है थाने में भी और पीड़िता ने सियासी अधीक्षक के खिलाफ लिखित तहरीर दी। सियासी अधीक्षक पर कार्रवाई की पीड़िता ने मांग की है और कार्रवाई न होने पर उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की बात कही। ऐसे अधिकारियों के साथ काम करना मुश्किल है। सियासी अधीक्षक पर मामला दबाने का भी आरोप लगाया। पीड़िता ने कहा कि मेरे पर कई बार सियासी अधीक्षक ने कॉल की है। सियासी अधीक्षक राजेश गौतम ने सभी आरोपों को झूठा करार दिया है। प्रधान की मौजूदगी में सभी बातों को बैठक कर खत्म करने की भी बात कही गई है अधीक्षक की ओर से। और सरेनी थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरेनी का मामला है। हमारे साथ डॉक्टर राजेश गौतम ने हमें फ़ोन करके अपने रूम पर बुलाया। हमको बदतमीजी की, मेरे साथ गलत तरीके से छुआ और उन्होंने बोला हमसे गलत तरीके से।
तो अभद्रता की पूरा व्यवहार किया उन्होंने हमारे साथ, छेड़खानी किया आपके साथ? हाँ। तो ये हमने जैसे ही हम वहाँ कमरे से बाहर निकले हैं रोते हुए, तो काफ़ी हंगामा, हमने सबसे बताया अपनी बात कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो सबने बोला कंप्लेन करो, तो कंप्लेन तो हमने कर दी है। डॉक्टर राजेश गौतम कौन है? डॉक्टर राजेश गौतम है, अधीक्षक हमारे यहाँ के सुपरिटेंडेंट। अच्छा, घटना कब की है? 21 तारीख की है घटना। 21। सर, आपके ऊपर एक आपकी की स्टाफ नर्स की बात, हाँ, मेरे संज्ञान में आया है, कल की बात है। इसमें दरअसल मामला कुछ और है, स्टाफ का मामला है। और इसको हम लोग बैठ करके, वहाँ के एक प्रधान जी हैं, बहुत ही करीबी हैं सबके, आज शाम तक हम लोग बैठ करके उस मामले का जो है सलूशन निकाल लेंगे। जिस तरह आरोप है कि आपने छेड़खानी की, नहीं, बिल्कुल आरोप असत्य और निराधार है। हम तो इन सबों को अपना बहन के जैसे मानते हैं। वहाँ की जितनी भी महिला कर्मचारी है, सबका हम सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्शन भी करते हैं कि कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम ना आने पावे। कानपुर से खबर, सीएम के सलाहकार अवनीश अवस्थी का कानपुर दौरा। बिनगांव स्थित सीवरेज प्लांट का निरीक्षण किया, पनके स्थित कंपोजिट विद्यालय का भी निरीक्षण किया। नगर निगम मुख्यालय स्थित ICCC कंट्रोल रूम देखा। नगर आयुक्त सुधीर कुमार, महापौर प्रेमला पांडे भी मौजूद रही और अपर आयुक्त समेत कई अधिकारी भी दौरे पर शामिल रहे। तो कानपुर से खबर, सीएम के सलाहकार कानपुर पहुंचे, बिनगांव स्थित सीवरेज प्लांट का निरीक्षण भी किया है। पनकी स्थित कंपोजिट विद्यालय का भी निरीक्षण किया और वहीं नगर मुख्यालय स्थित ICCC कंट्रोल रूम को भी देखा है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं